हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इंडियन पॉलिटी। ये पार्ट 2 रहेगा। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग प्लीज़ जाकर देख लें, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी एक्ट हैं जो भी हमारे देश में पारित हुए हैं, वो सारे एक्ट के विषय में हम लोग बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स में इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, अर्थात ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 1812, बी 1800, सी 1792 या डी 1773। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि 1773, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग ये नोट कर लें और याद रखिएगा इनके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ये जो एक्ट है ये उस समय के कमेटी जो हेड थे ब्रिटिश के पीएम यानी कि लॉर्ड नॉर्थ और उनके सहयोगी फ्रेडरिक नॉर्थ, उन लोगों के जो रिपोर्ट के बेसिस पर यह रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इट इज़ डिजाइनेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड created an executive council of 4 members to assist him, अर्थात और इस कमेटी को चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का बनाया गया। उसके बाद उस काउंसिल में टोटल 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को रखा गया जो उन्हें मदद करेंगे। याद रखिएगा उस कमेटी यानी कि उस काउंसिल ने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के अन्य कुछ पॉइंट्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1774। सर एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अदर 3 जजेस, दे वेर चेम्बर्स, लाइमेंस्टर एंड हीरे। ये तीनों जो थे ये जो कोलकाता में नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उसमें जज के रूप में उन्होंने काम किया अथवा नियुक्त किया गया। उसके बाद ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका अन्य एक फीचर है, जो कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। यानी कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके मुताबिक जो कंपनी में काम कर रहे हैं, एंगेज हैं, वो अन्य प्राइवेट सेक्टरों से अथवा अन्य लोगों से ब्राइब के रूप में कोई भी पैसे नहीं ले सकते। लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ फॉल्ट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, ड्रॉबैक होता है। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका ड्रॉबैक इस प्रकार है, ड्रॉबैक मतलब खामियां, जैसे कि द गवर्नर जनरल हैड नो वेटो पावर, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उस समय के यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, उनके पास कोई भी वेटो पावर नहीं था। अर्थात इट डिड नॉट एड्रेस the concerns of the Indian population who were paying revenue to the company. It did not stop corruption among the company officials. The Supreme Court's power were not well defined. यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक जो काम होना चाहिए था, यानी कि स्पेशली करप्शन और ब्राइब्स के खिलाफ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए ये एक प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट का फेलियर मान सकते हैं हम लोग, जिसने कि करप्शन को नहीं रोका और जितने भी ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो सारे ब्राइब लेने में नहीं रुके। याद रखिएगा, यानी कि इससे क्या साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी पावर वेल डिफाइन नहीं हुआ है बोल के हम लोग जान सकते हैं। तो ये तो था आपका एक ड्रॉबैक। उसके बाद अगला जो है, टू एलिमिनेट द ड्रॉबैक ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1781। और के बिहाफ में इसको सही करने के लिए एक अमेंडमेंट पास हुआ जो कि 1781 में पास हुआ था। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट इनेक्टेड, अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन हैं ए 1784, बी 1790, सी 1773 या डी 1770। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1784, याद रखिएगा। अब देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये रेगुलेटिंग एक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, इसके प्रोविजंस को सुधार करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जो कि 1784 में बनाया गया। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इससे कंपनी के सिस्टम में कुछ सुधार आए या तो बेटर डिसिप्लिन का जो सृजन हो बोलकर ये एक्ट लागू किया गया। जो कि उसके बाद जो अगला पॉइंट है, इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन देयर वेर 6 मेंबर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज सेट अप विच वाज हेडेड बाय ए मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस एक्ट के मेंबर के रूप में अथवा बोर्ड कंट्रोल के रूप में 6 मेंबर का चयन हुआ, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर इसे हेड कर रहे थे, यानी कंट्रोल कर रहे थे, लीड कर रहे थे, याद रखिएगा। उसके बाद दे टूक हाईलाइट ऑफ टॉपिक्स दे वेर ट्रेड एंड कॉमर्स। उनका की जो हाईलाइट टॉपिक था वो था ट्रेड एंड कॉमर्स। जितने भी प्रॉब्लम्स है ट्रेड एंड कॉमर्स में वो सारे स्पेशली वो देख रहे थे और सुधार कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज फर्स्ट चार्टर एक्ट इनेक्टेड, अर्थात प्रथम चार्टर अधिनियम कब लागू किया गया था। अब याद रखिएगा चार्टर एक्ट टोटल 4 चार्टर एक्ट हैं। जो पहला चार्टर एक्ट था वो आपका 1793 में इनेक्ट किया गया था और इसका जो मेन प्रोविजन था अथवा की फीचर्स था वो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। द मेन प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट वेयर कंसोलिडेट इन दिस एक्ट, अर्थात जितने भी इसके आगे जो अधिनियम बनाए गए थे वो सारे खारिज होकर चार्टर एक्ट लागू हुआ। उसके प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। और जितने भी एम्प्लॉय थे या जो भी काम कर रहे थे मेंबरशिप में या जो बोर्ड के मेंबर थे, वो सारे व्यक्तियों के जो सैलरीज थे वो इंडियन रेवेन्यू से जनरेट हो रहा था। ये भी इस एक्ट में ये बात शामिल था, याद रखिएगा। उसके बाद कोर्ट्स वेयर गिवन द पावर टू इंटरप्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये एक्ट को, इस एक्ट के ये अधिनियम के तहत ये एक बात मतलब कि आया था सामने की जितने भी मतलब पावर्स हैं या मान लीजिए रेगुलेशंस हैं इस एक्ट के, वो कोर्ट मतलब कभी भी इसको इंटरप्ट कर सकता है अथवा इसको प्रोहिबिट कर सकता है। उसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट था यानी कि सेकेंड चार्टर एक्ट, वो आपका 1813 में इनेक्ट किया गया था। और ये जो सेकेंड चार्टर एक्ट है इसका मेन उद्देश्य था कि ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करना, व्यापारिक आधिपत्य को ख़त्म करना। उसके बाद पावर ऑफ द 3 काउंसिल्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वेर एनलार्ज। और जो पावर जो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता का था उसे एनलार्ज करके और ज़्यादा पावरफुल करना। उसके बाद द क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। और सेकेंड चार्टर एक्ट के तहत ये एक नया मतलब कि नियम का जो सृजन हुआ था वो था क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो सारे भारत में आकर अपना रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड चार्टर एक्ट के बाद ही आया था, याद रखिएगा। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है लोकल ऑटोनोमस बॉडीज वेर एम्पावर्ड टू रिकवर टैक्सेस। और जितने भी लोकल जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, पीपल हैं, वो अपने टैक्स को रिकवर करने में सक्षम हो रहे थे। इसके बाद जो थर्ड चार्टर एक्ट था वो हुआ था आपका 1833 में, याद रखिएगा। और इसके बिहाफ में यहाँ पे नोट्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोग प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि इसका जो मेन मतलब मकसद था उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ कमीशन को बनाना, कंसोलिडेट करना, और जैसे कि जो स्लेवरी सिस्टम था भारत में उसको इलीगल करके उसको एबोलिश करना, ये मेन मकसद था थर्ड चार्टर एक्ट का, याद रखिएगा, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव था। उसके बाद जो फोर्थ चार्टर एक्ट हुआ था वो था आपका 1853 में, याद रखिएगा। और आप लोग नोट्स देख सकते हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका व्हेन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
इनेक्टेड, अर्थात भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1890, बी 1871, सी 1857 या डी 1858। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1858। याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो 1858 में लागू किया गया था। के कुछ की फीचर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एन apparent consequences of the revolt of 1857, अर्थात सिपाही म्यूटिनी आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज अगेन एनेक्टेड इन 1915, याद रखिएगा। और उसके बाद जो सेकेंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो आपका 1915 में इनेक्ट हुआ था, और लेटर जो थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो आपका 1935 में एनेक्ट हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज इंडियन काउंसिल एक्ट एनेक्टेड, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1889, बी 1878, सी 1869 या डी 1861। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 1861, याद रखिएगा। तो इसके कुछ की फीचर्स से आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाय दिस एक्ट द पावर ऑफ द क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज बाय द एक्सेस बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, असिस्टेड बाय काउंसिल्स ऑफ 15 मेंबर्स नोन एज द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये एक भारत सरकार के लिए या भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंडर, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जितने भी पावर हैं तो वो सब इसके बिहाफ पर जो बने सेक्रेटरी हैं, द स्टेट सेक्रेटरी, और इसको असिस्ट करने वाले जो 15 मेंबर्स हैं, तो वो सारे जिनको काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, सो ये पावर उनके पास था जिससे कि वो इस एक्ट को चला सके। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है दिस एक्ट enable the governor general to associate a representative of the Indian people with the work of legislation by nominating them to his expanded council। अर्थात अब क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर, अर्थात कोई भी मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर डायरेक्टली उनसे बात कर सकता है, अथवा कोई भी व्यक्ति को अपने व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये फीचर्स था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट में। और इसके बाद जो सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ वो लॉन्च हुआ आपका 1892 में, याद रखिएगा, जिसमें मेनली बजट और जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जीक्यूटिव के, जो वो आपके क्वेश्चंस कर सकते हैं वो, तो ये सारे मुद्दे को यहाँ पे रखा गया। तो आप लोग प्लीज़ इंडियन काउंसिल एक्ट अच्छे से देख कर जाएँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, अर्थात किसे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड मैक्यूली, बी लॉर्ड डेलहाउसी, सी लॉर्ड मिंटो या डी वारेन हेस्टिंग। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका व्हेन वेयर द सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रोसेसेस प्रोहिबिटेड और बैंड, अर्थात सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या की प्रक्रिया कब प्रतिबंधित हुई? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1853, बी 1832, सी 1831 या डी 1829, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1829। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो हत्याएं जो हो रही थी, तो इसे रोका था तब के गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उनको साथ दिया था राजा राम मोहन रॉय ने, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप लोग इसको देख कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय बाइकैमरल इन इंडियन लेजिस्लेचर, अर्थात भारतीय विधानमंडल में द्विसदनीय से आपका क्या तात्पर्य है? अब देखिए द्विसदनीय का तात्पर्य क्या है आप लोग को बोलना है। इसके ऑप्शंस हैं ए 2 रिप्रेजेंटेटिव, बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, सी 0 रिप्रेजेंटेटिव या डी
नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मोर रिप्रेजेंटेटिव। याद रखिएगा, बाई कैमेरल का मतलब है मोर रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका व्हेन वाज सिमन कमीशन कंस्टिट्यूटेड, अर्थात सिमन कमीशन या साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1943, बी 1932, सी 1930 या डी 1927। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 1927। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज मोरेली मिंटो रिफॉर्म्स टू प्लेस, अर्थात मोरेली मिंटो सुधार कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1912, बी 1909, सी 1907 या डी 1904। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1909। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका व्हेन वाज क्रिप्स मिशन कंस्टिट्यूटेड, अर्थात क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1942, बी 1939, सी 1930 या डी 1926। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 1942। याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है व्हेन वाज कैबिनेट मिशन प्लान कंस्टिट्यूटेड, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1946, बी 1950, सी 1957 या डी 1960। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 1946। तो इसके कुछ की फीचर्स से आप लोग देख सकते हैं। जो कैबिनेट मिशन है ये लॉर्ड एटली के राज्यकाल में हुआ था, जो कि उन्होंने अपने दफ्तर से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा था, जो कि थे रेस्पेक्टिवली लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों जो थे ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिन्हें एटली ने भेजा था, जो उस समय के लॉर्ड यानी कि उस समय के वो गवर्नर जनरल थे। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि जो कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बोलकर आ सकता है आप लोग को एग्जाम में, वो है द मिशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज टू हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कैबिनेट मिशन का लक्ष्य काफ़ी अच्छा था, जो कि हम लोग देख सकते हैं। या इसका मेन मोटो था कि भारत सरकार को या भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीन दिलाना और अपना एक अलग मतलब कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना, जिसको बनाने के लिए लॉर्ड एटली ने काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद अगला पॉइंट है, बट इंटरेस्टिंगली जो लॉर्ड एटली के जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने सेपरेट यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेट स्टेट मुस्लिम को देने से साफ इनकार कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स याद रहेंगे, जो कि कैबिनेट मिशन के प्लान के मतलब कि बिहाफ में बनाया गया जो पॉइंट था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं अगले नोट्स के ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट नोट्स क्या है। हमारा नोट्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो किस तरह से बनाया गया, या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे बनाने में मैंने किस तरह का मेहनत लगा और किस तरह का हार्ड वर्क लगा। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9। और याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पहला जो मीटिंग हुआ था वो आपका हुआ था December 9 में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अर्थात जो पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसका जो सिंबल के रूप में अर्थात सील के रूप में एलिफेंट को एडॉप्ट किया गया था, एलिफेंट का पिक्चर को एडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद इट टुक 2 years 11 months and 18 days for the constitution assembly to finalize the constitution, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनलाइज करने के लिए लगभग 2 years 11 months and 18 days लगे, याद रखिएगा ये आपने। उसके बाद जब सारे डिबेट हो गए या मान लीजिए हर तरह का ऑब्जेक्टिव पास हो गया
रेजोल्यूशन पास हो गया, डिबेट हो गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो कि ऐतिहासिक कदम उठाया गया। उसके बाद और उन्हें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया कि वो इस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट हैं लिखे हुए उसको स्क्रूटनाइज करें, यानी कि भी एरर्स हैं तो उसको मतलब करेक्ट करें। तो ये आपका जो टेक्स्ट था ये प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव ने, याद रखिएगा, जिसे मतलब कि बी आर अम्बेडकर को स्क्रूटनाइज करना था। और लगभग 1 साल बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने और उसके बाद लगभग 1 साल बाद फरवरी 21, 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड यानी कि चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करेक्शन करके भारत सरकार के प्रेसिडेंट को ये मतलब सौंप दिया, याद रखिएगा। उसके बाद इस ड्राफ्टिंग कमेटी में बाकी बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे कि एन गोपाल स्वामी आयनगर, अलादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर, जो कि बाद में जाकर उनको चेंज कर दिया गया, उनकी जगह पर एन माधव राव को रखा गया। उसके बाद डॉक्टर डी पी खैतान, जो कि उसी दौरान उनका डेथ हो गया और उनके जगह पर टी टी कृष्णम आचार्य ने जगह लिया, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है सो द ड्राफ्ट वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26, 1949, अर्थात जो हमारा भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि ड्राफ्ट जो था पहला वो 1949 अर्थात 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया। उसके बाद एंड ऑन दिस डेट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वाज अपेंडेड टू इट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर एज पास्ड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास घोषित कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं और उसी डे पर हम लोग भारत के जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म जयंती के रूप में भी पालन करते हैं। इसके बाद अगला नोट्स है, ये जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्स से लिया गया है, आप लोग जानते होंगे। इसका जो भी संविधान है वो अलग अलग कंट्रीज से लाया गया है, लेकिन जो इसका ढांचा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ही पड़ता है। उसके बाद जितने भी हमारे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर देश से लाया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला मैंने बोला अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये सारे ढांचे बनाए गए हैं। उसके बाद हमारा जो पहला जो काउंट्री है जिससे कि भारतवर्ष ने लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर्स, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑफिस ऑफ CAG, ये सारे जो सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रियम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जो मॉडिफिकेशन है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से लिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेसिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये सारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी विच इज जनरली नोन एज वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जो इमरजेंसी जो है, जो भारत में जो इमरजेंसी हुए थे, टोटल 3 इमरजेंसी हुए हैं, वो सारे जो इमरजेंसी पॉलिसी है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, याद रखिएगा। देन आपका अगला पॉइंट है अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन, ये जो पॉलिसी है ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, याद रखिएगा। देन आपका अगला पॉइंट है रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, याद रखिएगा। देन अगला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये जो पॉइंट है ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि अब यूएसएसआर मतलब है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, अर्थात जिसमें रसिया, बेलारूस, यूक्रेन एंड अर्थात ट्रांसकॉकेशिया, जो कि पहले जब अनडिवाइडेड थे तो ये सारे काउंट्रीज को यूएसएसआर कहते थे, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग काउंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उनके पॉलिसीज़। तो आप लोग प्लीज़ ये देख कर जाएँ, एग्जाम में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग को ये पीडीएफ तो ज़रूर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फिर भी आप लोग ये चीज़ ध्यान देकर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर कर जाएँ ताकि एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका व्हेन वाज द माउंटबेटन प्लान मेड, अर्थात माउंटबेटन योजना कब बनाई गई थी। ऑप्शंस हैं ए 5 जून 1948, बी 5 जून 1946, सी 9 जून 1947 या डी 3 जून 1947। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 3 जून 1947, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड, अर्थात गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं ए 1942, बी 1940, सी 1936 या डी 1931। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1931। तो आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वाज द हेनस जालियनवाला बाग मासाकर टुक प्लेस, अर्थात जघन्य जालियनवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1928, बी 1921, सी 1919 या डी 1917। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1919, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ देखकर जाएं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका आंसर की भी मैंने बना दिया है, आप लोग प्लीज़ देखकर जाएं आंसर की। अगर कुछ भी क्वेश्चंस डाउट लगते हैं या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आंसर की आप लोग देख कर जाएँ प्लीज़, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और एक बात मैं फिर से आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोग की वजह से, आप लोग के प्यार सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके दिल से आप लोग को शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। ये सब अचीव हुआ आप लोग की वजह से ही हुआ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट ना करते, अगर आप लोग मुझे प्यार नहीं करते तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था। तो इस तरह का प्यार सपोर्ट आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू बनाए रखें, और अच्छे से वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।